न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र बजट से क्या है जनता की अपेक्षा? महाराष्ट्र में आज पेश होगा बजट। राज्य में खनन क्षेत्रों की नीलामी प्रक्रिया की हो दी जानकारी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र बजट से क्या है जनता की अपेक्षा? महाराष्ट्र में आज साल 2025-26 के लिए बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं। जनता को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार अपने किए गए वादों को निभाएगी। महाराष्ट्र सरकार में अपेक्षाओं के बारे में शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने जनता को कौन सी अपेक्षाएं हैं इस पर प्रकाश डाला। राज्य बजट पर NCP-SCP विधायक रोहित पवार ने कहा, हमारा एकमात्र मुद्दा यह है कि चुनाव के दौरान लोगों से जो वादे किए गए थे, जैसे किसानों के लिए ऋण माफी और महिलाओं की सहायता राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 करने का आश्वासन महिला सुरक्षा का विषय है। साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए स्टाइपेंड लाने वाले हैं, वे अपेक्षाएं। हम देखेंगे कि बजट में क्या प्रस्तुत किया जाता है। देखो, धार्मिकता बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं खुद वहां पे महाकुंभ के लिए गया था, पवित्र स्नान वहां पे किया, और मेरे जो सहकारी आमदार है या मेरे मतदार संघ के लोग हैं, उनके लिए हजारों लीटर गंगा जल मैंने वहां से लाया था। वहां पे जाने के बाद पवित्रता, ताकत, प्रेरणा ये सब मुझे मिली। लेकिन अभी राजनीति में होने के कारण हम थोड़ा पढ़ाई भी करते, रिसर्च भी करते हैं। रिसर्च करने के बाद गंगा जो अपनी माता है, नदी है, उनका स्वच्छता के लिए हजारों करोड़ आज तक खर्चा किया है। लेकिन वहां पे जाने के बाद पानी का अगर पोल्यूशन लेवल अगर देखे तो डेफिनेटली पोल्यूशन लेवल ज्यादा था। इसलिए मुझे लगता है कि वहां पे अगर राज ठाकरे जी पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे जाने के बाद हमको वहां पे पोल्यूशन दिखा। वो हजारों लीटर में पानी वहां से जो लाया था वो थोड़ा हमको साफ करना पड़ा, क्योंकि पानी में इतनी ताकत है कि उसमें से जो पोल्यूशन के कण अगर बाहर में निकाले उसकी ताकत कम नहीं होती, और फिर वो जल महाराष्ट्र में और जो हमारे पहचान के लोग वहां तक दिए। इसलिए पोल्यूशन का अगर विषय हो तो राज ठाकरे जी ने जो मुद्दा मांडा वो पोल्यूशन के बारे में सही है, लेकिन बोलते वक्त धार्मिक फीलिंग किसी की दुखनी नहीं चाहिए। उसके बारे में भी सब नेताओं ने सोच के बात करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपने वो जो गंगा का जल था उसको प्यूरिफाई किया और उसके बाद दिया। उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज थी। मतलब कैसी इम्प्योरिटी? कोई फैक्ट्री का कुछ उसमें मिक्सचर होगा या और कुछ आया होगा, उसके कारण जो पानी था वो पानी बहुत ही ज्यादा ग्रे कलर का लग रहा था। इसीलिए लोग जो घर पे गंगा जल जाता है तो कभी कभार कोई पीता है या बकेट पे डाल के बच्चे लोगों को नहलाते हैं, तो उनको कुछ प्रॉब्लम ना आने के लिए सिर्फ उसको फिल्टर किया था। मतलब उसमें से जो पार्टिकल्स थे जो पोल्यूशन के होंगे वो निकाल दिए थे। लेकिन आप समझ लो, गंगा का जो पावर है वो पावर वो विचारों में है, वो पानी में है। उसमें अगर पोल्यूशन के कण निकाल दे तो उससे पावर कोई कम नहीं होते। कल उद्धव ठाकरे ने जो शिव सैनिक है उनको कहा कि जो बीजेपी के जय श्री राम का नारा है उसके सामने हमारा जय शिवाजी जय भवानी का नारा लगेगा, इस तरह का बयान आया है। क्या कहते हैं? देखो, जय श्री राम, जय शिवाजी, जय भवानी, जय हनुमान जी, महाराष्ट्र धर्म, ये तो हम सबके विचार हैं। अबे एक नारा एक पार्टी का, दूसरा नारा दूसरे पार्टी का, ये किसी ने किसी को हक नहीं दिया। ये सब नारे हमारे हैं, लेकिन ये नारे के पीछे आप धार्मिकता लेके जा रहे हो या धर्म अंधता, वो देखना चाहिए। बीजेपी जिस तरीके की राजनीति करती है वो धार्मिकता आगे लेके नहीं जा रही, वो धर्म अंधता लेके जा रही है। मतलब लोगों को सिर्फ इलेक्शन के वक्त अंध करने का, धार्मिक विचार देके, और उसके बाद धर्म के बारे में या विचार के बारे में कोई भी कुछ नहीं करने का। मेरा कहना है कि उद्धव ठाकरे जी हो, हम हो या कोई भी हो, धार्मिकता को आगे करते हुए ये धर्म अंधता जो है उसको विरोध करते हुए भाजपा का जो खरा चेहरा है, जो रियल फेस है, वो लोगों के सामने लाना चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी कल इंडिया जीत गई, किस तरह से देखते हैं? सब प्लेयर अच्छे खेले और उसमें रोहित शर्मा अच्छे खेले, उन पे टिका हुई थी, विराट कोहली पे टिका हुई थी, मोहम्मद सामी पे टिका हुई थी।
ये सब टीम करके हिंदुस्तानी करते हुए एक हिंदुस्तानी टीम, इंडियन टीम करते हुए वहां पे खेली, बहुत मन से खेली, सब अच्छे खेले, उसके बाद हम जीते। यही तो हमारी सोच है। और हम कहते हैं कि ये धर्म और ये जो विचार जो बीच में अगर आप देखो या राजनीति भी कोई लोगों ने वहां पे लाई थी, वो बाजू को रखो, टीम है, उसी की तरह उसको रहने दो। आखिरी सवाल, आज बजट पेश होगा महाराष्ट्र का, किस तरह से देखते हैं? अभी किसानों को, अभी हमारा कुछ और कहना नहीं, सिर्फ हमारा यही कहना है कि इलेक्शन के वक्त जो शब्द आपने किसानों को, बेरोजगारों को, युवा या महिला हो, उनको जो शब्द दिया है, जैसे कि कर्ज माफी हो, वो आपने कही थी, वो देनी पड़ेगी। भावांतर योजना है, जो प्राइस डिफरेंशिएशन फंड कहते हैं, वो 25,000 करोड़ का उन्होंने लाना चाहिए। महिला उनको जो अभी 1,500 रुपए दिए जाते हैं, वो 2,100 करेंगे ऐसा कहा था, वो देना पड़ेगा। महिला सुरक्षा का विषय है। और दूसरा, बेरोजगारी भत्ता जो है वो देने की बात उन्होंने की थी, वो देना पड़ेगा। दूसरी बात, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर, इनकी जयंती है 300 भी, उसके लिए बड़ा फंड अलोकेट करने की जरूरत है। ये सब विषय आज बजट में आने चाहिए, ऐसे हम सबकी कहते हैं। सरकार का जो बजट है पूरा यूज नहीं हुआ, आपने अभी पिछले टाइम पे जो बजट प्रेजेंट किया था, सिर्फ 42% उसका खर्च हुआ है। दैट मीन्स 58% खर्च नहीं हुआ। तो अभी ये जो चीजें हैं, ये चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए। मतलब सरकार के पास पैसा नहीं है, ऐसे क्लियरली वो सामने आ रहा है। अभी बजट में क्या होता है वो आज देखने की जरूरत है। अगली खबर, महाराष्ट्र में आज पेश होगा बजट। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र 10 मार्च यानी आज से शुरू होने जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार वित्त योजना मंत्री के तौर पर आज वर्ष 2025-26 के लिए देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। यह पहली बार है जब अजित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का बजट पेश करेंगे। आज ही फडणवीस सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। यह महायुति सरकार का पहला पूर्ण सत्र होगा, क्योंकि नागपुर में शीतकालीन सत्र मंत्रियों को शपथ दिलाए बिना आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही लाड़की बहन योजना को लेकर कहा जा रहा था कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। इसलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री अजित पवार इस योजना को जारी रखते हुए महाराष्ट्र की जनता के लिए कोई तोहफा लेकर आते हैं या फिर जनता को झटका देना चाहते हैं। तो वही कोविड संकट के दौरान जब कई राज्यों की अर्थव्यवस्था संकट में थी, तब महाराष्ट्र के वित्तीय अनुशासन को बिगड़ने नहीं देने के लिए अजित पवार की केंद्रीय स्तर पर प्रशंसा की गई थी। किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित, आदिवासी, छात्र और युवा उनके बजट के केंद्र बिंदु रहे। अगली खबर, राज्य में खनन क्षेत्रों की नीलामी प्रक्रिया को दी जाए गति। राज्य में जिन खनन क्षेत्रों की नीलामी हो चुकी है उन्हें तुरंत ही शुरू करें। सभी संबंधित सरकारी विभाग इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करें। नए खनन क्षेत्रों की मंजूरी प्रक्रिया में गति शक्ति प्लेटफॉर्म का प्रभावी इस्तेमाल करें। राज्य में खनन क्षेत्रों को शुरू करने के लिए नीलामी प्रक्रिया को गति दे, ऐसे निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र में प्रमुख खनिजों से जुड़े 40 खनन क्षेत्रों के कार्यान्वयन को लेकर सह्याद्री अतिथि गृह में बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खनन मंत्री शंभूराज देसाई, राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि खनन क्षेत्र के उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की आवश्यक मंजूरियों को कम से कम समय में दिए जाए, जिससे उत्खनन और परिवहन प्रक्रिया में तेजी आएगी और इसके साथ ही सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। खनन विभाग के कामों में आधुनिक तकनीकों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। राज्य में खनिज अन्वेषण को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा खनन क्षेत्रों को नीलामी के लिए खोला जाए। इसके साथ ही एकीकृत खनन क्षेत्र प्रबंधन कंप्यूटर प्रणाली 2.0 लागू करने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटेंगे बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।